नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। तो भारतीय जनता पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव भी इसी तरह से जीतेगी। कल जिला पंचायत चुनावों को लेकर जो नजारा दिखा दोस्तों, अगर वो एक मिसाल है तो मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव कैसे लड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने यह वीडियो पेश किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं वो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। और ये नजारा गोरखपुर का, यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की खुद की जो उनका जो गढ़ है, उनकी कर्म और जन्मस्थली है, वहां का नजारा है। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। और बात यहां नहीं रुकती है, कई जगह पर इस बात को लेकर शिकायत आई है कि किस तरह से कहीं पर समाजवादी पार्टी का प्रस्तावक नहीं पहुंचा और कहीं पर उन्हें नामांकन ही नहीं भरने दिया। कम से कम समाजवादी पार्टी तो यही आरोप लगा रही है। और उसके लिए मैं आपको आज तक की यह खबर दिखाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश, कहीं नामांकन के लिए नहीं पहुंच पाए कैंडिडेट, तो कहीं गायब प्रस्तावक। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कई खेल। खबर क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से जिले हैं जहां जिला अध्यक्ष पद के लिए खड़े विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार या तो उनके प्रस्तावक नामांकन करवाने के लिए पहुंच ही नहीं सके। इन मामलों में समाजवादी पार्टी और रालोद आरोप लगा रही है कि सत्ता और प्रशासन के दम पर भाजपा अपने प्रस्तावकों, प्रत्याशियों को नामांकन करने के लिए पहुंचने नहीं दे रही। और उन्होंने बाकायदा अलग अलग जगहों की इसकी मिसाल दी है। मसलन आपके सामने मुरादाबाद से आज तक क्या रिपोर्ट कर रहा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुरादाबाद में भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर शेफाली निर्विरोध ही जीतने के करीब हैं, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार अमरीन का प्रस्तावक सपा कार्यालय ही नहीं पहुंचा। अब सोचिए ना, जब प्रस्तावक ही नहीं पहुंचेगा तो वो किस तरह से नामांकन भरेंगे। आगे चलते हैं, मेरठ। इसी तरह मेरठ जिले में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय है। यहां कारण यह बताया जा रहा है कि मेरठ के डीएम कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच का कार्य अभी चल रहा है। नामांकन पत्रों की जांच में गठबंधन प्रत्याशी सलोनी गुर्जर के नामांकन पर आपत्ति पाई गई है। यानी कि यहां पर निशाने पर कौन है? गठबंधन प्रत्याशी। अब मऊ की बात करते हैं दोस्तों। मऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन में भाजपा के उम्मीदवार मनोज राय को निर्विरोध चुना गया है। हैरानी की बात यह है कि भाजपा के अलावा किसी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। हालांकि समाजवादी पार्टी द्वारा पहले ही राम नगीना यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन वो अपना नामांकन नहीं कर सके। आज मैं समझना चाहता हूं कि अगर यह ट्रेलर है तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझना चाहता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कि जो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, या तो इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह ने पेश किया है, यहां पर या तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पिट रहे हैं जैसे कि या फिर मैंने आपको आज तक की रिपोर्ट दिखाई, यहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कहीं पर प्रस्तावक नहीं पहुंचा, कहीं नामांकन नहीं भर पाए, कहीं डर गए या न जाने क्या हो रहा है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में भी मैंने आपसे कहा था कि ममता बनर्जी की चुनौती बहुत मुश्किल है, और वो मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ इन्होंने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया था। ममता बनर्जी के खिलाफ इन्होंने एनआईए को लगाया, इनकम टैक्स को लगाया, ईडी को लगाया और तमाम एजेंसीज को लगा दिया। और अभी तो आप सिर्फ इनका बल प्रयोग देख रहे हैं। अभी तो 8 महीने आने वाले दिनों देखिएगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ किस तरह से केसेस दर्ज होने वाले हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई गंभीर चुनौती दे सकता है उत्तर प्रदेश में, तो वो सिर्फ यह शख्स है अखिलेश यादव। क्योंकि अखिलेश यादव का अपना एक रिकॉर्ड भी है, और रिकॉर्ड तो खैर मायावती जी का भी है। 5 साल जब वो मुख्यमंत्री थी, और वो मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक स्वर्णिम काल था उत्तर प्रदेश का। मगर मायावती के साथ दिक्कत यह है कि पिछले कुछ सालों से, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद, वो भाजपा को गंभीर चुनौती देती नहीं दिखाई दे रही है।
और कई मामलों में वो भाजपा का समर्थन भी करती दिखाई देती हैं। इसलिए उनकी चुनौती को शायद इतना गंभीर न माना जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने उठा रहा हूं कि क्या यह महज बानगी है और इसके लिए वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जो इन्होंने पश्चिम बंगाल चुनावों में अपनाया था। पश्चिम बंगाल चुनावों के अंदर भी हिंदू खतरे में आ गया था। अब बिल्कुल उसी तरह से अचानक कौन खतरे में आ गया है? हिंदू खतरे में आ गया है। मसलन इसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि हर एंकर समाजवादी पार्टी से यह पूछ रहा था कि क्या आपने राम मंदिर के लिए चंदा दिया, और अगर चंदा नहीं दिया तो आपको कौन सा हक है उनसे सवाल करने का। मैं चाहता हूं कि आप वो क्लिप फिर से सुनिए और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये लोग किस तरह का खेला कर रहे हैं। सुनिए क्लिप। आपने ट्रस्ट में कितना चंदा दिया? समाजवादी पार्टी ने आपने 1 रुपया चंदा नहीं देंगे और चंदे पर सवाल उठाएंगे। राम विरोधी कब तक रचेंगे मंदिर निर्माण के खिलाफ साजिश? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी ने राम मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया है तीर्थ ट्रस्ट को? और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम मंदिर बनाने में कोई योगदान दिया गया है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। मेरे दर्शक भी पूछ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप किया उन्होंने। आपने चंदा दिया है? हमारा समाजवादी पार्टी के किस नेता ने चंदा दिया है बताइए। इस पूरे राम जन्मभूमि के केस को सेटल नहीं होने दिया। आपका तो ऑब्जेक्शन इस पे शुरू से था। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो आप बैकडोर से। अब देखिए दोस्तों, कल का इनका कार्यक्रम कितना जहरीला है। जी न्यूज का कार्यक्रम देखिए। कुदरत बहाना है, मुस्लिम आबादी बढ़ाना है, पॉपुलेशन पॉलिटिक्स पर ट्वीट कीजिए। यानी कि खुलेआम एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए समाज में एक वैमनस्य पैदा हो, एक भड़काऊ कार्यक्रम। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या एक जिम्मेदार न्यूज चैनल इस तरह से उन्हें करना चाहिए। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। जो सवाल इन चैनल्स को उठाने चाहिए बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं राम मंदिर के ऊपर जो ट्रस्ट में कथित घोटाला चल रहा है, उसको लेकर यह सवाल नहीं करते हैं। उल्टा विपक्ष से यह पूछते हैं कि भैया क्या आपने चंदा दिया था राम मंदिर का? अब उसी चंदे को लेके तो गड़बड़ हो रहा है ना। मसलन 4 PM न्यूज की खबर क्या कहती है? राम नाम की लूट। अब स्टेशन मास्टर ने भी बेच दी अयोध्या में करोड़ों की संपत्ति। 11 करोड़ की जमीन 200 करोड़ में ट्रस्ट को बेचने की थी तैयारी। अरे भाई, कहां 11 करोड़ और कहां 200 करोड़? और यह पैसा कौन भेज रहा है? यह पैसा आप और हम, जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में पैसा दिया, यह हमारा पैसा है, यह इस देश की जनता का पैसा है। और यहां 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 20-20 गुना ज्यादा जो है दाम में जमीन बेची जा रही है। संतों से जमीन खरीद के उसे 5-5 गुना या 15 गुना ज्यादा बेचा जा रहा है, 12 गुना ज्यादा बेचा जा रहा है। मैं समझना चाहता हूं ये न्यूज चैनल्स ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर धज्जियां उड़ रही है। मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाली खबर है। आपकी स्क्रीन पर ये माजिद अली है। खबर देखिए। बेटी से छेड़छाड़ के विरोध पर पिता की हत्या। प्रयागराज में दबंगों ने पहले लात घूंसों से पीटा, फिर गला दबा दिया। एक बाप सिर्फ अपनी बेटी जिसके साथ छेड़छाड़ हो रही थी, वो ये मुद्दा उठा रहा था। पहले उसे लात घूंसों से मारा और फिर माजिद अली को इन्होंने जान से मार दिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं यह लॉ एंड ऑर्डर है। और अब यह खबर देखिए दोस्तों, इस पत्रकार ने खबर पेश की है। इसके अंदर एक बिजनेसमैन का बेटा, उसे अगवा किया जाता है और फिर फिरौती मांगी जाती है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सबसे सिहरन पैदा करने वाली बात कि इसे PPE किट में लपेटकर इसका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा था। यानी कि वो PPE किट जिसके अंदर कोरोना से मारे जाने वाले लोगों को लपेटकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, इस बच्चे को, बेचारे को फिरौती वसूल करने के बाद इस चीज को लेकर असमंजस हो सकता है, इस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यह कहां हो रहा है? आगरा में हो रहा है। तो मैंने आपको मिसाल दी, चाहे प्रयागराज हो या आगरा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है मुझे आपको बतलाने की जरूरत क्या है? आपके सामने हकीकत है। मगर ये कोई भी न्यूज चैनल ये सवाल नहीं उठाते हैं। उल्टा इनकी पूरी तैयारी है समाज के अंदर जहर भरने की। और भारतीय जनता पार्टी से मैं समझना चाहता हूं
कि आप लोग सकारात्मक राजनीति करके चुनाव क्यों नहीं जीत सकते हैं, बताइए। आपको मैं एक और मिसाल देता हूं। अब ये लोग लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठा रहे हैं, तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं कैसे बताता हूं आपको। ये देखिए, जी न्यूज का एक और कार्यक्रम, योगी का एक्शन, अपराधियों को टेंशन, अतीक हो या मुख्तार, बारी बार सब लाचार, उत्तर प्रदेश में अपराध की कमाई वसूलेंगे पाई पाई, ऑपरेशन क्लीन। और यहां पर भी कौन? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। यकीनन जो अपराधी है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के पक्ष में अगर कोई कविताएं पढ़ रहा है तो मैं सिर्फ उन पर तरस खा सकता हूं। ये कोई समाज के नगीने नहीं है। मगर मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूं। चूंकि यहां निशाने पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हैं, तो बहुत आसान है इस तरह का कार्यक्रम करना। मैं इन चैनल से समझना चाहता हूं, जब यह गैंगस्टर विकास दुबे, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के मेरे 8 से 10 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, जब यह पकड़ा गया था तो इसे आप जिंदा क्यों नहीं लेकर आए? रात में इसका एनकाउंटर क्यों हो गया? रास्ते में इसका एनकाउंटर क्यों हो गया? क्योंकि अगर आप इसे जिंदा लाते तो इसके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं वो चीज सार्वजनिक हो सकती थी ना। क्योंकि विकास दुबे का एक साथी था, उस साथी के एक समारोह में योगी सरकार का एक बहुत ही प्रभावशाली नौकरशाह, योगी आदित्यनाथ का एक राइट हैंड मैन, उनके एक समारोह में गया था। यह वो आदमी है जिनकी पत्नी एक सामान्य सी लोक गायिका है। क्या ये न्यूज चैनल्स ये सवाल उठाते हैं? मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद पर सवाल उठाने का मकसद यह नहीं कि इन्हें चिंता है लॉ एंड ऑर्डर की, और अब जबकि 5 साल पूरे होने को आए हैं तब आप यह एक्शन ले रहे हैं, तब इस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बहुत दुख होता है दोस्तों जी न्यूज जैसे चैनल्स को देखकर, जो समाज के अंदर इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम कर रहे हैं। और इनका लंबा चौड़ा इतिहास है, लंबा चौड़ा इतिहास है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में यह और भी ज्यादा उग्र होने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो विवाद है, जो कथित घोटाला है, वो बीजेपी पर बैकफायर कर चुका है। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम की सियासत की जाए, क्योंकि पिछली बार इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्हें 90% सीटें मिली थी। मेरे ख्याल से 126 में से 103 सीटें मिली थी। और वो जानते हैं कि 100 सीटें हासिल करने के लिए यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम इस इलाके में या पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की गंदी और घटिया सियासत ना करें। और ये तमाम चैनल्स उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। और सबसे चिंता की बात, जैसे कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, कि विपक्ष के नुमाइंदों को नॉमिनेशन ही नहीं भरने दिया गया जिला अध्यक्ष पंचायत चुनाव में। आपने दुनिया में ऐसा कहीं होते सुना है क्या? इसलिए मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि अखिलेश यादव की चुनौती बहुत मुश्किल होने वाली है। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साम दाम दंड भेद से भी नहीं है, उनका मुकाबला है उन वोट कटुआ पार्टियों से भी। और वो कौन है आप बखूबी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि हाथरस में किस तरह से रातों रात तुमने उस बिटिया का शव जला दिया जिसका पहले गैंग रेप होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। सिद्दीक कप्पन जैसे पत्रकार जब उसे कवर करने पहुंचते हैं तो आतंकवाद की धाराओं में आप उसे जेल में बंद कर देते हैं। वो शख्स आज भी जेल में बंद है। देखा था लोगों ने किस तरह से कोरोना के दूसरी लहर में आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई थी, जहां तटों पर लाशों को दफन कर दिया गया था। प्रधानमंत्री इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे थे कि लोग अपने रीति रिवाज के मुताबिक, अपने संस्कारों के मुताबिक लाशों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। तो जिम्मेदारी किसकी है मोदी जी? जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है ना। मगर इस राज्य सरकार के हाथ में पूरी तरह से प्रचार तंत्र है। इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है कि प्रचार के जरिए उसे दफन कर दिया जाए। जब लोग गोरखपुर के घाटों का वीडियो लेते थे तो वहां पर वो लोग बैनर लगा देते थे। इनके पालतुओं के जरिए ये लोग प्रचार भी फैलाते थे कि अगर आप वीडियो लेंगे तो जो दिवंगत आत्माएं हैं वो मोक्ष हासिल नहीं कर पाएंगे। और कौन पालतू हैं जानते हैं आप? ये पढ़े लिखे पालतू हैं। इनके
मसलन ये शख्स अमीश त्रिपाठी, ये आदमी लंदन में नेहरू सेंटर का डायरेक्टर है, जाने माने लेखक हैं, मगर ये प्रचार चला रहे थे कि कृपया वीडियो मत खींचिए। वीडियो इसलिए लिए जा रहे थे ताकि सरकार की नाकामी सामने आए, उससे हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा ना, अभी कुछ महीनों पहले पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में था, अब देखिएगा आप उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में आने वाला है। और मैं स्पष्ट कर दूं, अगर उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में है तो उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर नहीं, अखिलेश यादव पर नहीं, कांग्रेस पर नहीं, बसपा पर नहीं, आम आदमी पार्टी पर नहीं। अगर हिंदू खतरे में है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, क्योंकि फिरौती वसूल करने वाले लोग आगरा में एक युवा को मौत के घाट उतार देते हैं। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर, क्योंकि गुंडे दबंग एक मासूम का बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देते हैं और पूरा प्रशासन पीड़ित के परिवार के खिलाफ लग जाता है। हकीकत यह है। तो बताइए ना, हिंदू किससे खतरे में है? मगर हमारे कार्यक्रम का नाम बेबाक है। हम ये मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे और आगे भी लगातार आपके सामने उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी बारीकियां और सियासत के पीछे की सियासत और पर्दे के पीछे की तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।